आज के पॉडकास्ट पे वी हैव द फाउंडर ऑफ JRS ईस्टमैन ग्रुप, जगदीश राय सिंघल जी। आज का पॉडकास्ट इज अ डीप डाइव ऑफ हाउ अ यंग बॉय जो पाकिस्तान से इंडिया आए, पहले जलंधर आए, फिर लुधियाना शिफ्ट हुए और उन्होंने ईस्टमैन ग्रुप बनाया। आज की स्टोरी इज अ रियल स्टोरी ऑफ करेज, रेजिलियंस एंड प्योर हार्ड वर्क। आई होप यू रियली इन्जॉय टुडेज पॉडकास्ट एंड जितना भी यंग लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, वो जगदीश सर की स्टोरी से इंस्पायर हुए और ऐसे ही और जगदीश सिंघल बने इंडिया में और इंडिया को ट्रूली डेवलप्ड बनाए। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गिवन अस सो फार। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और हम इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल कंटेंट बनाते रहेंगे। जगदीश राय सिंघल और द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। जगदीश सिंघल जी, इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर आज आपके साथ लुधियाना में हम बैठे हैं। मुझे सर बहुत लोग ने पूछते हैं कि सिमर, हम जो भी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपकी फोकस होती है कि हम नॉर्थ के लोग जो पंजाब या इस रीजन के लोगों की स्टोरीज़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। और मेरा मन होता है सर कि हम ऑफकोर्स पूरे इंडिया में जितने भी ग्रेट लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से बिल्ड किया है बिजनेस है, इतनी एम्प्लॉयमेंट करी है, उनकी हमको जर्नी लेके आनी। ये हमारा जो पॉडकास्ट का जो मेन फोकस है, द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। तो मैं ना हमेशा यही बोलता हूँ कि जो हमारे रीजन के लोग हैं जिन्होंने इतनी तपस्या की है, स्क्रैच से बिल्ड किए बिजनेसेस, उनकी जर्नी मेरे को पहले लेके आनी है। एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब आप प्री पार्टीशन पैदा हुए, आज 5,000 लोग प्लस आप एम्प्लॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ये करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी लोगों का पंजाब में, जैसा कि ओंकार सिंह, मैडम रजनी बेक्टर, बेक्टर, मैडम रजनी बेक्टर या मोटेक सिंह अहलूवालिया, इन लोगों का आपने पॉडकास्ट किया है। और मेरा चुनाव करना, ये मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मेरे को भी पॉडकास्ट में अपना इंक्लूड कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, प्लेजर तो मेरा है। आई एम सिटिंग विद द फाउंडर चेयरमैन ऑफ ईस्टमैन ग्रुप। हम बात अभी कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि सर कि हम पढ़ रहे थे कि ईस्टमैन में 5,000 लोग हैं। आपने मुझे करेक्ट किया, कहते नहीं सिमर 5,000 लोग नहीं है, 5145 लोग काम करते हैं। दिस एक्चुअली 3 लोगों से शुरू किया था। 3 लोगों से शुरुआत किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं ना सर। आज का पॉडकास्ट भी है ना, बट 3 लोगों से शुरुआत किया हमने 1970 से लुधियाना में। उससे पहले सर, थोड़ा रिवाइंड करते हैं जर्नी को। 1946 में मेरा डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी इन पाकिस्तान में जन्म हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है सर। उस समय 1946 में पार्टीशन हो गई। पार्टीशन के बाद आए हम, एक्चुअली सराला जलंधर के रहने वाले हैं। ओके। और हमारा परिवार, हमारे बुजुर्ग जो थे, ये चले गए पाकिस्तान अपनी फॉर ए लिविंग। वहाँ काम किया। काम करते 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 1947 में पार्टीशन हो गई। हमने 1947 से पहले जब पार्टीशन नजर आ रही थी कि पार्टीशन हो रही है, तो हम 1947 के अर्ली 1947 में से वहां से मतलब मार्च अप्रैल के आसपास। मार्च अप्रैल के आसपास हम वहां से आ गए। ओके। और यहाँ जब आए तो गुर्बत थी फुल। परिवार के लोग, हम 6 बहन भाई, माता पिता, 8 लोग, कौन संभालेगा। तो आप बड़े थे सबसे? क्या करे थे, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, आप 8 सिबलिंग्स में आप सबसे छोटे? मेरी एज उस समय 1 साल की थी। ओके, 1947। ठीक है जी। तो जब हम आए तो हमारे को कौन संभालेगा, कौन संभालता है, रिश्तेदार। भोगपुर में आ गए। भोगपुर जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है, सराला के साथ है। जब आ गए तो वहां पर हमारे जो पुराने परिवार के लोग रहते थे, उन्होंने हमारे को महीना, 2 महीने, 4 महीने आसरा दिया। हम रुक गए। हमारी बुआ रहती थी लुधियाना में। ओके। उन्होंने फिर हमको Your father's real sister? My father's real sister, my बुआ जी। अच्छा, so she was in Ludhiana. She was in Ludhiana. Okay. तो उन्होंने हमको आवाज लगाई कि आप ऐसा है लुधियाना में आप आ जाओ, तो हम आपको कोई ना कोई काम शुरू करा देते। आपके फादर को बोला? हमारे फादर को बोला। हमारे पिताजी ने, अब 6 बच्चे, खुद 2 बंदे, आप 8 बंदे, जीने का आसरा नहीं, जीने का कोई साधन नहीं, क्या करें। तो उन्होंने हमारे को कुछ रुपए दिए, और जो रुपए दिए 1,000-2,000 रुपए, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे बड़े भाई ने दुकान खोल दी। ये जो फीडबैक, ये जो फीड होता है ना, पशुओं का फीड, ये जो क्या बोलते हैं उसको, पशुओं के फीड को कैटल फीड की दुकान खोल ली। चली। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे, मेहनती थे सब भाई,
तो वो हमारा काम। अच्छा, कितने भाई बहन? मैं बड़ा क्यूरियस हूँ। तो 6 में से चार भाई, 4 भाई हैं हम, 2 बहनें। 2 बहनें, और आप सबसे छोटे हो, और मैं सबसे मतलब यू आर द 6th नंबर। यस, आई एम एट नंबर 6। तो आप तो बड़े पैम्पर्ड भी हो गए ना थोड़े बहुत तो? नहीं, पैम्पर का तो मतलब ही नहीं। अरे टाइम ही नहीं होगा सुबह की रोटी पक गई, हाँ। रात का पता नहीं, ये वाला हालात था उस समय। तो पैम्पर तो क्या होना किसी। वी वर नेवर पैम्पर्ड थ्रू आउट, इवन एज ए यंग मैन आई वाज नॉट पैम्पर्ड। तो चलिए, वो 1946-47 से लेकर के 1951-52 तक, 54 तक ये हमारा काम चलता रहा, रोटी रोजी चलती रही। तो मैं घाटा पड़ गया, काम चलते चलते में नुकसान हो गया। Okay. जब नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई कैसे करें? तो घर का खर्च तो आगे गुर्बत में था, उसको फर्दर घटाया गया। मतलब ये कि पहले हम हमाम सोप इस्तेमाल करते थे। हमको परिवार को ये हुक्म हुआ पिताजी की तरफ से कि आप अब लॉन्ड्री सोप से अपना शरीर धोया करेंगे। चलिए, हो गया। उसके बाद दिस इज व्हिच ईयर? मतलब जिस दिन मतलब लॉसेस हुए 52। सो 48 वी स्टार्टेड, वी केम टू लुधियाना, आप लोग आए, बिजनेस वो कैटल स्टार्ट किया, काम किया, एंड 52 वाज लॉसेस, बैक टू स्क्वायर, सम लॉसेस। बहन की शादी होनी थी वगैरह वगैरह। तो उस समय पैसे लोगों से इधर उधर से लेकर के बहन की शादी करनी। तो ये वाला जो मंजर था, ये बड़ा तकलीफ वाला था। पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में, जो हमारा स्कूल था वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था। उसमें जो तप्पड़ होता है, टाट, उसके ऊपर बैठ के पढ़ाया जाता था। और उस समय क्या था कि उस समय आपको जो काम नहीं करके आया, उस समय यहाँ पर सोटी से मारा जाता था, जो आजकल नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला मतलब आपको मैं माहौल बता रहा हूँ कि हमारा माहौल कैसा था। तो ये 1946 के बाद, 47, 50, 52 के बाद मैंने मैट्रिकुलेशन किया। मैट्रिकुलेशन करने से पहले किसी ने मेरे पिताजी को सलाह दी कि इस बच्चे को गुरुकुल में भेजो, गुरुकुल में डिसिप्लिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा जी, 2 साल मैंने गुरुकुल में लगाए। पंचकूला में गुरुकुल है। अच्छा। वो गुरुकुल एक सड़क जाती है अपना चंडीगढ़ शिमला, दूसरी तरफ जाती है अम्बाला। उसकी नुक्कर के ऊपर पंचकूला में। ये कौन सा ईयर है? This which year? 8वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था। 1960 होगा। 12 साल। 62? नहीं, 62 नहीं था। इट वाज ऑलमोस्ट 1957। 57। उसके बाद मैं कॉलेज में दाखिल हो गया, आर्या कॉलेज में मैट्रिकुलेशन करने के बाद। अब आर्या कॉलेज में दाखिल हुआ, लुधियाना आर्या कॉलेज। पता ये लगा कि आर्या कॉलेज में जो बच्चे होते हैं दाखिल, वो या तो गरीब होते हैं या कमज़ोर होते हैं पढ़ाई। चलो, हमने जब ये मंजर देखा कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो हम लोगों को ऐसे देखते थे जैसे हम कोई वजूद नहीं है, हमारा पिछड़ेपन के लोगों को देखते थे। हालांकि काफ़ी बंदे वहाँ से पढ़ के बहुत उन्नति की, लेकिन ऐसा एक परसेप्शन बना गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स। तो मैंने ये ठान लिया कि भाई साहब अगले साल प्री यूनिवर्सिटी में कर चुका हूँ 1961 में। तो मैंने कहा जी अगले साल मैंने एडमिशन लेनी है तो गवर्नमेंट कॉलेज में लेनी है। गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए, लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाज रियली ए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ ये एलोकेशन टेस्ट, एलोकेशन और ये सब ये जानकारियाँ वहाँ करी। और ट्यूटोरियल भी हुआ करता था, वहाँ भी जाते थे। वैसे बीच में बता दूँ कि हमको ट्यूटोरियल को हमने स्मार्ट रूम बनवा दिया बाद में। तो बहुत खुशी हुई जिस दिन वो स्मार्ट रूम बना। तो 1967 जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी। 1967 के बाद मैं चाहता था बनना लेक्चरर। अच्छा, वहीं पे प्रोफेसर बनना चाहता था गवर्नमेंट कॉलेज। मेरे 2 सपने थे उस समय, या तो मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जाऊंगा दिल्ली, या मैं लेक्चरर बनूंगा इन गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, इन गवर्नमेंट कॉलेज। एंड यू आर 20 साल की उम्र हो गई आपकी इस टाइम पे? 19-20 साल। तो जब मैंने ऐसा सोचा तो घर वाले इसके ऊपर सहमत नहीं थे। मैंने कहा काका बात यह है कि हमारा व्यापार चलना शुरू हुआ है, व्यापार में परिवार के बंदों की जरूरत है, तो इसलिए इन्हें लेक्चरर बनना, ये भला ना ढकाना, इसमें कुछ नहीं पड़ा, तुम सीधे व्यापार में आ जाओ। तो हम 1967 में व्यापार में आ गए। 67। तो व्यापार किसे, वही कैटल फीड का ही चल रहा है? व्यापार कैटल फीड का नहीं, व्यापार टेक्सटाइल का चल रहा है। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। बड़े भाई साहब हैं श्री रामकिशन गुप्ता और श्री धर्मपाल, इन दोनों ने टेक्सटाइल का काम शुरू कर लिया समवेयर अराउंड 1965।
तो मैं 1967 के बाद वहाँ आ गया। 2 साल में वहाँ रहा। 2 साल में एक ही चीज़ मेरे को सीखने की मिली। व्यापार तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गई कि वहाँ पर उस समय चलन था ये देने का, पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी, जिसको हम पीडीसी बोलते हैं, हाँ, पोस्ट जिनको डेटेड चेक। पीडीसी बोलते हैं। पीडीसी का नाम भी मेरे को पूरी तरह याद नहीं, क्योंकि वहाँ से मैंने ये सीख लिया है। कि श्रीमान जी ये पोस्ट डेटेड चेक दुनिया दे रही है, दुनिया में चलन था उस समय। पोस्ट डेटेड चेक दे दो जी, आप पैसे लेने आए, पैसे मेरे पास नहीं है, आपको टालने के लिए मैंने पोस्ट डेटेड चेक 30 दिन या 60 दिन के बाद 60 दिन का दे दिया। और फिर 60 दिन जब हो गए हाँ, तो फिर बोला सिमरप्रीत सिंह जी हाँ। आप ऐसा करिए, महीना और रुक जाइए, मेरे पास पैसे नहीं। ये मैंने चीज वहां से सीख ली, एक सिंगल आइटम, वो मेरे तक आज तक स्टे कर रही है। और हमारे सारे परिवार में किसी बंदे को वो रेटेड चेक देने का अख्तियार नहीं। अख्तियार का मतलब कोई देता ही नहीं, आदत है, अच्छा, आदत ही नहीं है वो रेटेड चेक। so to your vendors and suppliers you say कि टू मेरे को देना ही वेंडर, नहीं है, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, एनीबॉडी, देना ही नहीं है पीडीसी। किसी को पोस्ट डेटेड चेक नहीं देना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने जो पैसे लेने हैं वो लेके आओ, उसका सबसे बड़ा फायदा है। डेटर्स को रियलाइज करो पहले डेटर्स को रियलाइज करो, अपने स्टॉक को बेचो, कुछ भी करो, लेकिन अपने पैसे जो आप चेक काट रहे हैं उतने पैसे बैंक में पड़े होने चाहिए। ये मैंने वहां से सीखा। 1970 में हमारे जो रिश्तेदार थे जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो। मेरा मन तो उसमें लग नहीं रहा था, टेक्सटाइल बिजनेस में। तो आपके तीनों भाई उधर थे ना? नहीं, एक भाई मेरा बड़ा भाई से छोटा भाई, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसको जॉब का शौक, साथ में पढ़ते गए, साथ में पढ़ाई करते गए, साथ में काम करते गए और साथ में तरक्की करते गए। ये हमारा, वो दिल्ली में रहते। तो 1970 में हमारे को रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा, उस समय ये कोई रिसर्च नहीं होती थी कौन सा व्यापार किया जाए, रिसर्च कैसे करे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप मिलरगंज में आइए और मिलरगंज में आकर के आप ब्रेक, शू, रबड़, क्योंकि पैसे उसमें कम लगते हैं। तो भाई साहब ने मेरे को 25,000 रुपया सैंक्शन कर दिया। आपके जो एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर। तो उनका आपने जब उनको बोला कि मेरे को टेक्सटाइल बिजनेस नहीं करना, तो गुस्से नहीं हुए आपसे? नहीं, गुस्से नहीं हुए, इसलिए जो कुछ करना करो उसका। उनको पता है कि मेरे को उन्होंने ड्यूटी दी हुई थी, प्रोफाइल थी मेरी कलेक्शन करने की, उग्राही जो है उसको लेके आने की। तो मैं गया 2, 4, 15 स्टेशन, तो मेरे को सेल के बारे में कुछ जानकारी हो गई। लेकिन जब मैं 1970 में आया तो उन्होंने कहा जी आप, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप शुरू कर लीजिए। योर एल्डर ब्रदर ओनली टोल्ड, एल्डेस्ट ब्रदर की जो जिनका टेक्सटाइल बिजनेस था कि भाई यार तेरा मन नहीं लग रहा तो ये वाला कर लेगा, तो ये वाला कर ले। उस समय हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा जी आप ब्रेक रबड़ बना लो। मैंने उनसे पूछा ये ब्रेक, शू, रबड़ सारे साइकिल में, मतलब मान लीजिए 30-35%, 0.35% का इसका योगदान है, तो मैं इसमें क्या कमा लूंगा और क्या कर लूंगा। और शुरू तो करो जी। हमने शुरू कर लिया 1970 में शुरू कर लिया। उस समय मेरी सेल पहले साल में हुई थी 42,770 रुपये। मेरे को रिश्तेदार ने, परिवार ने बड़ी शाबाश दी। शाबाश किस बात की कि तुमने घाटा नहीं डाला, जो आजकल नए स्टार्टअप्स में तो नया नॉर्म बना हुआ है। 1470 रुपये बचे हमको, वेरी गुड, आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बाद ये जीवन काफी कठिन था इसलिए कि हमने कोई होस पाइप चालू कर लिया जो इंजन में लगता है, इंजन को ठंडा करने के लिए होस पाइप लगता है। उसके लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाने के लिए रिजर्वेशन के बारे में अज्ञानता थी कि रिजर्वेशन भी होती है। तो हम कभी जमीन पे सो कर चले गए, कभी अखबार बिछाई नीचे सो गए और चले गए दिल्ली, कभी खड़े होकर चले गए। ये हमारा 1970 से लेकर के 1974 का सफर था। बट तब ईस्टमैन नाम हो गया था, बन गया था? ईस्टमैन रबड़ इंडस्ट्रीज था। तो अच्छा ये तो बताओ ना सर, ईस्टमैन नाम कहाँ से आया? ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमने सुना हुआ था, तो ईस्टमैन कहाँ से आया? ईस्टमैन का नाम आया इस समय कि उस समय ईस्टमैन कलर पिक्चर आया करती थी। अच्छा, वो शुरू हुई थी ईस्टमैन कलर पिक्चर, ईस्टमैन कलर की फिल्में आ करती थी। ओके, वहां से हमने ईस्टमैन उठा लिया। अच्छा, ईस्टमैन का नाम रख लिया। ये मेरा बड़ा मन कर रहा था आपको पूछने का, बिकॉज आपने कहीं नहीं बात की इसके बारे में कि ईस्टमैन नाम कैसे पड़ा। ये उसके बाद 1976 में मेरे को एक्सपोर्ट का बड़ा फैशन था कि ये मैं एक्सपोर्ट करूँ यार, ये हिंदुस्तान में माल बेचना, पैसे इकट्ठे करने बड़ा मुश्किल का काम। एक एक्सपोर्ट में मेरे को थ्रिल थी। मैं आई एम गुड एट एक्सपोर्टिंग।
मतलब 1970 अपना बाईसाइकिल शू प्लांट स्टार्ट हो गया, पहले साल आप करो 1400 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया. 1974 यू स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इमीडिएटली? नो, 1974 में एक्सपोर्टिंग चालू नहीं की, लोगों को चिट्ठियां डालनी शुरू कर दी. उस समय चिट्ठी का जमाना था. ओके. कोई ये तो था नहीं कोई सोशल मीडिया हो या कोई आप लिंक्डइन या कुछ कुछ नहीं था. तो हमने चिट्ठियां डाली, 100 एक चिट्ठी डाल देते थे, तो कोई ना कोई बोल पड़ता था, और उसके आधार पर चिट्ठियों के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट चालू हो गई. एक्सपोर्ट किस चीज की थी? रबर? नो, एक्सपोर्ट थी रबर गुड्स की नहीं थी. एक्सपोर्ट थी कि हम लोगों से माल लेकर अपना नाम छपवा करके वो बेच. तो क्या माल, मतलब क्या माल ले रहे थे हम? बाइसिकल कंपोनेंट्स. अच्छा, तो उस टाइम पे तो सर एवॉन एंड हीरो तो बनाने लग गए थे. एवन और हीरो तो थे ऑलरेडी, बट ओके. मेरे को ये डर नहीं लगा कि ये एवन और हीरो ही दुनिया में पैदा हुआ. मेरे को ये लगा था कि हम भी कोशिश तो करें, देखे तो सही. सो साइकिल के कंपोनेंट्स हो गए ना, साइकिल के ब्रेक या कुछ ऐसे चेन व्हील एंड क्रैंक, चेन व्हील. ओके, पर्टिकुलरली ठीक है. उसकी मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी थी. ओके. तो वो हमने माल बेच दिया 1976 से लेकर के 1900 समझिए. तो कौन सी कंट्री जा रहा था सर ये? आई एम वेरी क्यूरियस. थाईलैंड जा रहा था. अच्छा. ईरान जा रहा था. मतलब टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार, मतलब जब लोग सारे इधर कर रहे थे, मेरे को बाहर बेचना है. वो इसलिए कि आपका अगर वो डिफरेंशिएटर नहीं है तो आप बिजनेस में जीवित नहीं रह सकते. हमने कहा यार ये सारे बंदे जो माल बना रहे हैं, ये लुधियाना में बेच रहे हैं, हिंदुस्तान में बेच रहे हैं, मैं एक्सपोर्ट में कोशिश करता हूँ. और एक्सपोर्ट में कोशिश करने का मतलब ये है कि इट इज जीरो कॉस्ट. वाई आई एम एबल टू रीच माई कस्टमर्स. पहले तो एम्बेसी से एड्रेस इकट्ठे करने, फिर एम्बेसी से इकट्ठे करने के बाद 100, 200, 400 चिट्ठी डालनी. चिट्ठी डालने के बाद वो कोई ना कोई बंदे बोल जाते थे, और उसमें हमने ईरान में शुरू किया. तो फर्स्ट एक्सपोर्ट कौन सी थी सर? ईस्टमैन ग्रुप की? एक्सपोर्ट थी इन थाईलैंड. और क्या चीज बेचा आपने? वो रबर के साथ एसोसिएटेड थे कुछ प्रोडक्ट्स इन बाइसिकल, टायर एंड ट्यूब, ये भी हमने खरीदा. सो आज जितने भी 5,145 पीपल ईस्टमैन ग्रुप के जो आज सुन रहे हैं, तो उनको ये तो पता लग गया, जो फर्स्ट हमने एक्सपोर्ट किया है, जो जगदीश सर ने किया था, दैट वाज टायर एंड ट्यूब प्लस अदर कंपोनेंट्स, चेन एंड क्रैंक. These were the major free wheel. These were the major components to be exported. With tire and tube. थाईलैंड में गए, ईरान में गए, तो ये जो जगह से चालू हुए. फिर ईरान में कंट्रोल हो गए 1980 में. उसके बाद हमने कंट्रोल के बाद हमने एक ऑर्डर लिया. उसमें A1 भी थे, हीरो भी था, मैं भी था, और एक मेट्रो है बम्बई की कंपनी, वो भी था. 4 बंदे थे जिनको वो मिला. साइकिल कंपोनेंट्स ही अभी भी? जी हाँ, अभी साइकिल नहीं बिक रहा, बट कंपोनेंट्स ही. साइकिल कंपोनेंट्स. उसके बाद एक मुझे बात समझ में आ गई कि ये जो प्रोडक्ट अडेप्टेशन है, ये डिफरेंशिएटर अगर ना हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग लोग तो हर जगह पहुंच जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेजी जानते हैं. तो मेरे लिए ये मुमकिन था कि मैं क्या कोशिश करूं कि मैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ जाऊं. जो फ्रेंच या स्पेनिश टाइप. फ्रेंच एंड स्पेनिश. अगर वहां जाऊंगा तो सारे हिंदुस्तानी नहीं पहुंचेंगे, वहां 2, 4, 5 होंगे, अमेजिंग, बजाय 50 होंगे, 50 की बजाय. तो हमने एक एग्जीबिशन लगाई 1980 में. उस समय शहनशाह पहलवी जो थे ईरान के, वो रुखसत हो रहे थे, वो भाग गए वहां से, कंट्रोल हो गया वहां. इन दी मीन टाइम हमने वहां से जो 4-6 प्रोडक्ट अडेप्टेशन के लिए हमने कोई प्रोडक्ट इकट्ठे किए कि ये मैं बना तो सकता हूँ. अभी आज की डेट में आ रहे हैं फ्रांस से. फ्रांस की कीमत और मेरी कीमत में बड़ा फर्क है. तो मैंने कंपोनेंट देखा. कंपोनेंट देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया मैं बना सकता हूँ. प्राइस भी कोट कर दी बिना बनाए. ये अंदाजा इस भाव में पड़ जाए, इस भाव में बेच लूंगा. वो मेरा बाबूजी हाथों हाथ माल भी गया. 5-7 लोगों ने मेरा माल. कौन सी कंट्री थी? फ्रांस, ईरान. ओके. जब उन्होंने खरीद लिया, मैंने पूछा ये लगता कहाँ है? उन्होंने कहा ये मोबिलेट बनती है, एक मोबिलेट और एक पीजो, ये 2 मोपेड बनते थे फ्रांस में, और वो आते थे ईरान में. ईरान का और फ्रांस का रिश्ता बहुत ही कमाल का था उस समय भी, आज भी. तो उस समय जब हमने वो प्रोडक्ट लिए, वो प्रोडक्ट लेकर के उनको डेवलप किया, डेवलप करके सैंपल भेजे. सैंपल भेजने के बाद अप्रूव हो गए. हमारे ऑर्डर तो पहले ले ही चुके थे, लेकिन सैंपल अप्रूवल थी,
और सैंपल अप्रूवल ये नहीं है कि जैसे आपने आज कुरियर भेजा चला गया। इस सैंपल अप्रूवल के लिए आपको दिल्ली में वो जो ईस्टर्न कोर्ट या कुछ ऐसा जगह, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस था, वो इंटरनेशनल पार्सल लेता था भेजने के लिए। 5-4 किलो का अगर सैंपल वहाँ से भेजा जाता था, लुधियाना से दिल्ली जाना और वहाँ से भेजना। अगर लुधियाना में दे दो तो 20-25 दिन में वो दिल्ली पहुँच जाता, वहाँ से वो पहुँच जाके जाता। जब दिल्ली में सैंपल अप्रूव हो गए, हमने कलोन जर्मनी में एग्जीबिशन लगा, उन कंपोनेंट की लगाई जो ईरान से हमने सैंपल लिए थे, और वो हमको ये नहीं पता लग सका था या और कहाँ जाते हैं। पीजो इज ए मल्टीनेशनल कंपनी, मोबिलेट अनदर दैट इज आल्सो इंटरनेशनल कंपनी, इस मल्टीनेशनल। इसलिए हमने ये सोचा कि हम एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई आएगा। दिस इज 1982, दिस इज 1980। हर 2 साल लगती थी बात। वहाँ ये भाई साहब अफ्रीका के फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज के लोग वो तशरीफ लाए। ऑफ कोर्स, करेक्ट। उन्होंने जब देखा वाओ, कि जो माल जिस भाव में हम ले रहे हैं उससे आधे से भी कम 40% के ऊपर माल की शक्ल देखने में तकरीबन ठीक है, लगना साइड मोबिलिटी में है तो चल जाएगा ये। देखे तो मैं पहली दफे 1980 में आइवरी कोस्ट गया। जोसेफ एंड डेगर नाम था, क्रिश्चियन था, नॉर्मली मुस्लिम पॉपुलेशन। वहां से हमारा काम चल पड़ा, बहुत बढ़िया चला। और ये सारा मैन्युफैक्चर अब लुधियाना में कर रहे हो? सारा लुधियाना में मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी में कर रहे थे उस समय लुधियाना में कर रहे थे। फिर हमने वहां से 10-5 कंपोनेंट और पकड़ लिए। जो डिमांड थी वहां पे, वो डिमांड थी, वो हमने अपने जो जितने भी हमारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा ये लो भैया बनाओ जो लुधियाना में ही अपने जो कंपोनेंट्स हैं। वो कहते जी हमको तो पता नहीं है कैसे बनाएंगे। हमने उनको ड्राइंग बनवा के दे दी, आउटसोर्स करी, ड्राइंग बनवाई, उसकी स्टैंडर्ड तो हमारे पास था नहीं, और स्टैंडर्ड कहाँ से लाए ये भी नहीं पता था। हमने उसका अपना एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया जो कि उसमें बैठ जाएगा। तो भाई साहब अफ्रीका में, बट आपका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो कुछ भी नहीं था? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो था नहीं, लेकिन जब बाबूजी हाथ पैर मार रहे हैं तो सारी बैकग्राउंड इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए वो हमारे लिए को खास बात है। वो हमने लोगों से वो उसमें जो पुर्जे लगते थे, हमने 7-8 या 9 पुर्जे वो डेवलप कर लिए। ठीक, वहाँ की डिमांड, आइवरी कोस्ट की डिमांड देख के, आइवरी कोस्ट की डिमांड देख, आइवरी कोस्ट अकेले की डिमांड नहीं, आइवरी कोस्ट के इर्द गिर्द 8-9 कंट्रीज हैं। इनका नाम कई लोगों ने नहीं सुना। उसका नाम है बुर्किना फासो, उसका नाम है निजर, उसका नाम है, ये सारा ईस्ट अफ्रीका है ना? ये सारे वेस्ट अफ्रीका, सॉरी, हाँ, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया के इर्द गिर्द है ये सारे कंट्रीज। तो वहाँ हमारा माल जाता था। इन द मीन टाइम हमने अपने भाई के जो बच्चे हैं, बहन का जो लड़का है, उनको हमने इनवाइट किया कि भाई साहब आप तशरीफ लाइए। दे वर सेमी एम्प्लॉयड, बच्चे नौजवान थे, नौजवान हो रहे थे। तो आपके ब्रदर्स के बच्चे? मेरे ब्रदर्स के बच्चे, बुआ के बच्चे। मेरी बहन के बच्चे और मेरी बहन का एक बच्चा, और भाइयों के 2 बच्चे, 3 बच्चे। उनको दे वर एट दैट टाइम दे वर सेमी एम्प्लॉयड तो और अनएम्प्लॉयड, क्योंकि परिवार के पास एक दुकान थी हमारी अपनी, ये कैटल फीड वाली, एक टेक्सटाइल वाला, मेलाराम धर्मपाल के नाम से एक थी हमारी टेक्सटाइल। उसमें हमारे 2 भाई थे, एक भतीजा उसमें चला गया, बाकी बच्चे मेरे ईस्टमैन में आ गए। तो हमने काम चालू कर दिया। काम चालू हो गया, उसमें एक लड़के ने हमारे में फ्रेंच सीख ली, एक ने स्पेनिश। योर नेफ्यू, मतलब माय नेफ्यू। एक ने स्पेनिश सीख ली, एक ने फ्रेंच सीख। इसका मतलब दैट वाज आल्सो डिफरेंशिएटर। राइट। तो ये ट्रैवल कर, बिजनेस में ऐसी भी डिफरेंशिएशन है ना? जी। मतलब लोग बोलते हैं कि सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है, मतलब वहाँ पे अगर 100 बंदे जिसको फ्रेंच नहीं आती, अगर एक फ्रेंच सीख ले वो तो डिफरेंशिएटर है। वो डिफरेंशिएटर है। और साथ में वहाँ पर जाने के लिए वीजा, ट्रैवल अरेंजमेंट, फ्रांस के थ्रू होके जा रहे हैं आप, सीधा पहुंच नहीं सकते, वगैरह वगैरह। ये सारी डिफिकल्टीज उस समय हमारे पास थी, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को जो काम आई एक चीज, वो आई प्रोडक्ट अडेप्टेशन। वहाँ जो बिकता है वो हमने यहाँ उसको डेवलप किया। बट सर दैट टाइम एंड लाइक we saw like you were very close and Punjab in itself was very close knit as a community, right? तो आप साइकिल कंपोनेंट्स बना रहे हैं करके 80s आ गया, तो weren't you selling to Hero Cycles and Avon? मतलब वो आपका कभी फोकस नहीं था कि उनको सेल करना है? मेरा इनको फोकस ही रहा कभी हीरो साइकिल, क्योंकि ऐसा है कि 20 सैकड़ों बंदे उनको आगे माल बेच रहे हैं,
मैं क्या कौन सी ऐसी तीर मार लूंगा जो मेरे लिए कोई खास चीज होगी, मेरे को ऐसा लगा। ओके। बाकी जो हीरो रेवन साइकिल के मैन्युफैक्चरर हैं, असेंबलर, और भी इंडिया में कितने साइकिल इंडिया के इंडिया में टीआई साइकिल, ये सब एटलस वगैरह उस टाइम सब लोग तरक्की कर ही रहे थे। मेरा मन चूंकि एक्सपोर्ट में था, मेरे को लगा यार प्रोडक्ट बाहर से लाएंगे, उनको डेवलप करेंगे, उसमें जरा मजा सा आता है थोड़ा सा, एक वेल्थ क्रिएशन बेटर होती है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, हम मान लीजिए आप भी दे रहे हैं हीरो साइकिल को, मैं भी दे रहा हूँ, फलाना भी दे रहा हूँ, तो वो जरा मजा से। Were you the only exporter at that time? Like मतलब मैं ना सर विजुअलाइज, आई एम 1990 बॉर्न राइट, मैं विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा कि अभी इकोनॉमी खुली नहीं है। मतलब जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, इकोनॉमी खुली नहीं है राइट। 91 के ऊपर लिबरलाइजेशन होती है। दिस इज वी टॉकिंग 1980, अ बॉय फ्रॉम लुधियाना डजंट नो फ्रेंच, डजंट नो एनी करके सिंपल लुधियाना से उठ के आइवरी कोस्ट पहुंच गया। मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा सर। आइवरी कोस्ट से पहले मैं एक दफे ट्यूनिसिया गया। ट्यूनिसिया, ओके। वहां पर थे थिंड साहब, थिंड साहब थे जम्मू के, पंजाबी भरा, मैं उनको चला गया ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਨੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। मैं अपना हौली हौली लफ्ज़ सब कुछ पहुंच गया। मैंने पता सर किसकी बात याद आ गई। हमने ना सर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था डॉक्टर पीजे सिंह, टाइनोर के फाउंडर। हाँ, ये डॉक्टर सिंह हमारे सीआईआई के चेयरमैन। हाँ, उन्होंने ना ये बात बोली, टाइनोर इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक कंप्लायंस। उन्होंने भी हमारे पॉडकास्ट में बोली, कहते यार सिमर वहाँ इम्पोर्ट का तो कोई चक्कर था नहीं। हम दिल्ली जाके बैठे ना, हमने मंगाया कि बताओ इंडिया से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। उन्होंने भी मतलब हाँ इम्पोर्ट क्या हो रहा है तो चलो जो इम्पोर्ट हो रही है चलो बनाते हैं वो चीज़। समथिंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आल्सो ऐड कि यार नहीं हो रहा तो बना ही लेंगे ना, कर लेंगे, देख लेंगे। थिंड साहब के पास गया, चाय पानी पिलाया उन्होंने, आई वाज द ओनली इंडियन ही हैज सीन आफ्टर 6 मंथ्स। तो उन्होंने बड़ी खातर तवज्जो की। तो चलो उसके बाद हमारा ट्यूनीशिया चालू हो गया। ट्यूनीशिया चालू हो गया, उसके बाद मोरक्को है साथ में। And this is all 1980s, 80, 81, 84, 80 plus, 80 plus, 80 to 85 के बीच, 86 तक हो रहा। ओके, 86 तक। ओके। फिर हमने सोचा कि भाई साहब ऐसा है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसके लिए हम खुद काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई सहयोगी मिल जाए तो कमाल हो जाएगी। ओके। उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली कि जिस वर्ल्ड बैंक ने 100 करोड़ रुपए का वो एक ग्रांट निकाली है, उसमें जो कोई हिस्सा लेना चाहे तो आ जाए। ओके, ठीक है जी। हमने वहाँ चले गए, हमने वहाँ उनको अपने जो भी सैंपल बन रहे थे या आने वाले टाइम में बनाने चाहते थे, हमने वो 15-20 सैंपल उनके सामने रख दिए। मैंने कहा जी अगर आप ग्रांट दे दें तो कमाल हो जाएगी। कमाल क्या होती है जी? मैं कहा इसकी बहुत सेल बढ़ जाएगी। कहते वो क्या होती है जी? वो मैनू बड़ा औखा जा सवाल सी। मैं कहा जी ऐसा है, ये अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये इसके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी है। स्टीयरिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बैठती है। उसके जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, ये आपको लोन नहीं मिल रहा, ये आपको ग्रांट मिल रही है, क्योंकि वापस नहीं लेनी किसी ने। 50% पैसे आपके और 50% मेरे। अगर फिर कहते हैं जी अब ये बताओ कि आज कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कल कितनी होगी, 2 साल में कितनी होगी, 4 साल में कितनी होगी, 5 साल में कितनी होगी। कहती ये जमाना सही है, मैं कहाँ से लाऊं? तो लाऊंगा पता नहीं कहाँ से, लेकिन लेके आना पड़ेगा आपको, विदाउट विच आई कैन नॉट इशू बिल्ड योर केस। तो मैं मिनिस्ट्री में जा नहीं सकता, और मिनिस्ट्री के सारे सवालों का जवाब तिखा, सवाल बड़े तिखे हैं उनके, ग्रांट है, and grant is to be, account is to be given to World Bank। 100 करोड़ रुपए की ग्रांट थी। पंजाब से पता नहीं और कितने लोग गए, मेरे को तो नजर आया नहीं, लेकिन मैं था। This is 1986, this is 1988, 87, 88। मैंने भाई साहब जितने भी हमारे दुनिया में ग्राहक हो सकते हैं, हमने 300, 400, 500 चिट्ठी निकाल दी।
विद ए कैटलॉग कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये बनाने जा रहे हैं, तो अब बताइए आपकी लाइकली नीड इन नंबर्स क्या हो सकती है। वाओ। ओ भाई साहब, उन्होंने, आपको पता 500 में से हमारा 10% स्ट्राइक रेट, हमको चिट्ठी आ गई 50 तो चिट्ठियां आई होंगी। उन्होंने कुछ ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। दैट वाज एक्चुअली एविडेंस फॉर डिमांड है कि इनके इतनी पास। डिमांड भी है और इतनी नीड भी है। तो इसलिए ये जो हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, काइंडली डू इट। अप्रूव हो गई थी। अप्रूव होने के बाद हमको 1,70,00,000 रुपया उस जमाने में, एट दैट टाइम 1,70,00,000 हमने लगाया, 1,70,00,000 ग्रांट मिली। ग्रांट मिली। उससे फिर काम और बढ़िया चला, क्योंकि उसमें क्या था कि जब आप अपने घर में बैठे हैं, अपनी कहानियां अपने आप को सुनाए जा रहे हैं, दैट लगता है कि आई एम डूइंग द बेस्ट। बट जब ये ग्रांट हुई, अनाउंसमेंट हुई, उसमें जाना, वो वहाँ जनरल मैनेजर एक्सपोर्ट में बोर्ड बैंक ऑफ इंडिया बैठा है, वो हमसे बड़े तीखे तीखे सवाल कर रहा है, जो कि वी आर नॉट एक्सपोज टू ऑलरेडी। वो जो इतने सवाल किए, तो उनका जवाब देने के लिए पहली तो रिहर्सल हो गई, प्रिपरेशन हो गई, अपनी तैयारी हो गई। फिर हमने, एक लड़का मेरे को मिल गया उस समय, वो IFT का एक्सपोर्ट का जानकार था, लड़का मिल गया। ही एक्चुअली वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल टू डू द ग्राउंड वर्क। तो हमारा काम था व्यापारिक, उसका काम था ग्राउंड वर्क करना। तो वो जाकर के अपनी स्टोरी जो सो अभी ईस्टमैन ग्रुप इस साइकिल कंपोनेंट्स इज सेलिंग, एक्सपोर्टिंग 1988 में आ गए। तो वी वर ऑल्सो रिसर्चिंग दैट ईस्टमैन ग्रुप साइकिल कंपोनेंट्स तो कर ही रहा था उस टाइम, हैंड टूल्स भी आपने चालू किए उसके बाद? हैंड टूल्स के बारे में ऐसा था कि हमने हैंड टूल्स के बारे में हम बाहर से लेकर के लोगों को भेजते थे। ओके। और बाहर से इंपोर्ट करा रहे थे? और नो लुधियाना से, जलंधर से, राजपुरा से। ओके, एंड यू वर एक्सपोर्टिंग? ये लोगों से माल लेते थे, और वहाँ पर जो एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लीजिए लैटिन अमेरिका में गया या मैं अफ्रीका गया, और उसने कहा जी क्या ये आप ये भी बनाते हो? हमको वहाँ से ये लगा कि हैंड टूल की डिमांड इज क्वाइट अनफ, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की जो चलो हमने वहाँ से भाई साहब वो जानकारी जब प्राप्त हुई, तो हमारे यहाँ मेरा जो भाई का लड़का है राकेश, उसने ये इसको जब पता लगा, तो उसने आउटसोर्सिंग करनी शुरू कर दी। आउटसोर्सिंग करते करते हमको ये पता लगा कि ये तो मुश्किल ही काम, आउटसोर्सिंग बड़ी मुश्किल है। और बाइसिकल कंपोनेंट्स, वो बोलते हैं पैसे कैश लाओ, सेंट्रल एक्साइज के पैसे जमा कराओ, नहीं तो आपको माल नहीं मिलेगा। चलो हमने ये तो 3 साल हमने ये आउटसोर्स करके माल तो बेचा, लेकिन हमको ये पता लग गया कि इसमें पोटेंशियल है, हैंड टूल्स बिजनेस में, हैंड टूल्स में पोटेंशियल है। तो देन 1984 टू 1990 दौर था आतंक का, तो उस समय कौन काम शुरू करता है? लेकिन हमने रिस्क में लेकर के एक 9.25 एकड़ की जगह GT रोड के ऊपर ले ली, और उसमें भाई साहब हमने हैंड टूल चालू कर दिया। So that became the second business of Eastman? That became a second business of Eastman. And we were okay until 1996. थोड़ा बहुत काम चल पड़ा था हमारा 5-6 साल, क्योंकि जब लोन देने वाले, मान लीजिए PFC से लोन लिया, स्टेट बैंक से लोन लिया, ये लोन देने वाले कुछ घबरा रहे थे कि भैया आपको हैंड टूल का तो पता ही नहीं, अब हैंड टूल क्या चलाएंगे, आपको क्या पता क्या डिमांड है क्या है। हमने कहा जी ऐसा है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम जो काम करते हैं वो गहराई से नाप तोल करके काम करते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग। और वो हमारे को हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी उस समय रिसर्च वाज बेटर देन द इन द ईयर 1970। यू पुट ले फिगर, ले योर हैंड्स ऑन नंबर्स। तो वो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने हमको लोन दे दिया। लोन देने के बाद वो यूनिट चला, तो 3 साल के बाद वो यूनिट ढीला हो गया, चलना शुरू हो गया, कभी बंद हो गया, कभी चलना शुरू हो गया। तो हमारा जो लड़का वहाँ देख रहा था, हमारे परिवार का नाम नहीं लिया जा सकता, उसने कहा जी ऐसा है जी, आप इसको नीलाम कर दो, ये हमारे से चलेगा नहीं। अच्छा, वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर मी। मैंने कहा जी भाई साहब अब तो ये चलाना ही पड़ेगा, ये नहीं हो सकता है कि उसको बंद करके तो हम घर चले जाए, वी गिव इट अप, नो वी विल रन इट। उस समय नाम उसका था ईस्टमैन कास्ट एंड फोर्ज लिमिटेड, आज भी है, चल रहा है यूनिट। तो हमने भाई साहब उसमें टाइम देना शुरू किया, वो यूनिट चल पड़ा,
और यूनिट चलने के बाद ISO लेने वाले हम सेकंड कंपनी थे उस जमाने में। ISO 1992 में चला था हिंदुस्तान, तो 1996 में हम पहले बंदे थे, दूसरे बंदे थे इन इंडिया, इन पंजाब। इन पंजाब, वाओ। हैंड टूल इंडस्ट्री सारे हिंदुस्तान में, सारे इधर ही थे, जलंधर वगैरह थी ना, जलंधर, हाँ, लुधियाना, या, फरीदाबाद, या, सोनीपत, या, अब मतलब इन इस दिस साइड पार्ट ऑफ द करेक्ट करेक्ट, जलंधर तो सुना हुआ है, हाँ, एक तपारिया वहाँ था, या, लेकिन बाकी सारे यूनिट जहाँ थे। हमने ISO लिया, ISO लेने से हमको कंफर्ट आया, यस वी कैन डू इट, और उसके बाद हम उसको कामयाबी से कर रहे हैं। एंड सर इसी दौरान जैसे साइकिल कंपोनेंट बिकेम फर्स्ट बिजनेस, हैंड टूल, वी वर रीडिंग दैट ईस्टमैन आल्सो डाइवर्सिफाइड इनटू बैटरीज आल्सो, बैटरीज। नो, दैट वाज रिलेटेड डेट। इससे पहले हमने क्या किया, इसके बाद 1996 वी पार्टीशन, फैमिली पार्टीशन हो गई। ओके, वो पार्टीशन इसलिए हो गई क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टूड दैट ऑल माय नेफ्यूज दे हैव मैच्योर्ड, they are grown up. Then I offered myself that you can be on your own, you can do much better. We are 3-4 people in one organization, we are too many. इसलिए आप मैच्योर हैं, आप अपना अपना काम चालू करिए, मैं भी करता रहूँगा, आप भी चालू करिए। And we arrived at an amicable sort of a settlement and we all restarted. और जब हमने रीस्टार्ट किया तो उस समय सन 2000 में एक अपॉर्चुनिटी और आ गई। क्या कि हम बाइसिकल पार्ट्स भी बेच रहे हैं, हम हैंड टूल भी बेच रहे हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको हमने कहा जी भाई साहब आपको हम माल चाइना से दिया करें, वी विल एक्सपोर्ट यू फ्रॉम चाइना। कहते जी आप में क्या खूबी है? एक खूबी है हमारे, विच इज यूनिक। What is that? That we have earned your trust during the last 20 years. हमने जो कुछ आपको कहा वही किया। और चाइना में एक डिसएडवांटेज थी, चाइना वाले क्या करते हैं कि चाइना वाले ने माल बेचा, कैश पैसे लिए, और उसके बाद तू कौन और मैं कौन, ये चाइना का हमेशा से एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल। इसमें कोई उनकी खराबी नहीं है, ग्राहक की खराबी, ट्रांजैक्शनल है। करेक्ट। तो हमने क्या करा कि हमने वहां से माल खरीदना शुरू किया। 2001 के बाद हमने माल खरीदना शुरू किया। वी डिड द सर्वे ऑफ द मार्केट कि चाइना में क्या बनता है, कौन से इलाके में, कौन से रीजन में क्या प्रोमिनेंटली बनता है। कुछ रीजन में कुछ बनता है, कुछ रीजन में कुछ बनता है, कुछ में प्लास्टिक बनता है, कुछ में एल्युमिनियम कंपोनेंट्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसा चाइना का एक माहौल है। तो हमने वहां से लोगों को माल बेचना शुरू किया। और उसमें खूबी देखिए, यहाँ पर चाइना वाला जो माल एक्सपोर्ट करता है डायरेक्टली वो बैठा है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन उसमें और मेरी एडवांटेज एक है कि आई एम वर्किंग ऑन ट्रस्ट, ही इज वर्किंग ऑन न्यू कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शन, आई एम वर्किंग ऑन दी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कस्टमर्स। वो हमारा बिजनेस चला। वहां से हमने वी ग्रेजुएटेड टू मोटरसाइकिल in the year 2004 when my son joined. मोटरसाइकिल component चालू हो गए। And this was again export. It was again export from China to Africa. China to Latin America. Okay, South America. अफ्रीका में नहीं चल, अफ्रीका में मोटरसाइकिल चलने ज्यादा चालू हो गए, लेकिन वो चला लैटिन अमेरिका में, राइट फ्रॉम मैक्सिको अप टू अर्जेंटीना। वी वर देयर आर 27-28 कंट्रीज, छोटे बड़े मिलाकर माल बेचा, खूब चला बिजनेस। और उसके बाद अब आजकल की डेट में चल रहा है, लेकिन वो स्टेबल हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, क्योंकि नाउ दी इम्पोर्टर्स एंड द एक्सपोर्टर्स ड्यूरिंग द लास्ट 22 years दे आर बेटर इक्विप्ड टू डील विद ईच अदर। लेकिन स्टिल हमारा काम इसलिए चल रहा है because of the trust level, because we have evolved over the period of time in getting into deeper into quality level. And batteries कब हुआ सर फिर? मैं बताता हूँ। जीरो डिफेक्ट हमारा एक फंडा रहा है शुरू से, which is known as जीरो डिफेक्ट डिस्पैच ऑफ मटेरियल। हमने वहाँ चेकिंग के लिए क्वालिटी का लैब एस्टेब्लिश कर लिया चाइना में। हमारी फुल फ्लाइड क्वालिटी लैब है। कि कौन सी जगह चाइना में? ये हमारी उसमें तियानजन में भी है, उसमें होंजो में भी है,
शंघाई में भी। तो 3-4 जगह हमने अपनी लैब एस्टेब्लिश कर ली। और वहाँ पर एक खूबी और है, आपकी 2 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री लगी हुई है लेकिन वहाँ लैब नहीं। वी वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंशिएट, हमारे पास लैब थी। और डिफरेंशिएशन तो आप शुरू से बिल्ड हाँ, करो ना, 1970 से कोशिश ये कर रहे हैं। Yeah. और उसमें क्या हुआ कि हमारा माल बिकना शुरू हो गया। Yeah. We are selling is a Chinese guy buying from him and selling 10% expensive than him. That was the trust value. और हमारी जीरो डिफेक्ट डिस्पैच ऑफ मटेरियल आज भी काम चल रहा है। 2002 से चालू किया था। और वहां पर जब मोटरसाइकिल कंपोनेंट चालू किए, उसमें एक मोटरसाइकिल की बैटरी भी थी। वहां से जब बैटरी चालू करी तो बैटरी वाज इन वेरी बिग डिमांड। This is a lead acid at that lead time. acid battery at that point in time. Then we started the lead acid. This is a year which year 2004. Okay. So this became the third business of this Eastman. became the third business, and we took quite a lot of time in establishing this. Now we call it e-mobility. E-mobility. उसमें lithium ion ये वो दूसरा तीसरा electronics आ गए। But I was reading, sir, I think one out of 3 used batteries आपकी Eastman की 4 batteries out of 10. 4 batteries out of 10, हाँ. That is Eastman. That is almost 40%. जी. This is like country. In India we're talking India. about. So this is what कौन मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं कि No, I'm talking of auto rickshaw. E-rickshaw. So E-rickshaw इंडिया में 10 बैटरीज में 4 बैटरीज 10 में से रिक्शा में 4 बैटरीज 4 बैटरी थे ई मोबिलिटी इक्विपमेंट। ऑलमोस्ट 40%। अच्छा, इसके बाद हमने चार्जर बनाने शुरू कर दिए। चार्जर हिंदुस्तान में बनते थे, उनकी क्वालिटी जो है वो उसमें कोई खास कोई लगा नहीं। हमने फिर जर्मनी इधर उधर से बैटरी बना करके लगा करके उसको देखा। हमारी जो इक्विपमेंट है उसमें ई मोबिलिटी इक्विपमेंट जो है उसमें वारंटी जो है हायर देन मेनी इन द कंट्री इन इंडिया। तो दैट इज व्हाई इट इज सेलिंग। लिथियम आयन ये वो सब, मतलब ये कहने का है कि क्वालिटी के मामले में वी वांट टू बी जीरो डिस्पैच, जीरो defect dispatch, and it has to be first time right. That means in both cases we are competitive. If that happens, otherwise you lose too much time in dealing with claims, dealing with warranties. You are dealing too much time in all sorts of non-needed areas, non-value added activities. Sir, before I go to your bike business, two-wheeler bikes आप बना रहे हैं, you're one of the largest exporter of यहाँ से बना रहे हैं यूरोप के लिए। मैं थोड़ा सा बैटरीज के बारे में बात करना चाहूँगा बिकॉज आज इंडिया में यू टॉक अबाउट ई मोबिलिटी, वी हैव लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया ऑल्सो। अभी आप ई बाइक्स भी बना रहे हैं और टू व्हीलर्स भी बना रहे हैं। तो व्हाट डू यू फील सर, जो लिथियम आयन की हम बात कर रहे हैं, डू यू फील दैट इट इज़ ट्रूली सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन? जैसे बट अब न्यू चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे लोग बोल रहे हैं सोडियम फॉस्फेट इज ऑल्सो देयर। तो लाइक व्हाट इज ईस्टमैन डूइंग इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन? देखिए ऐसा है कि इनोवेशन में हमारे 4-5 पेटेंट भी रजिस्टर्ड है। मैं आपको अभी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। जी। हमारे 4-5 पेटेंट भी रजिस्टर्ड है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये जो आपकी ई मोबिलिटी है इंडिया में, that is going to stay for a very very long time. बट सर अभी आप केसेस देख रहे हो, मैं एक क्वेश्चन है, जैसे आप केसेस देख रहे हो सर, अभी कई कंपनीज है जो टू व्हीलर बाइक्स बना रही हैं, उनकी बैटरी में आग लग गई, इतना ज़्यादा। देयर इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटिमेंट ऑल्सो दैट इज हैपनिंग। देखिए व्हाट डू यू फील सर? देखिए ऐसा है कि जो टू व्हीलर में आग लग गई, ये जब 2-4 केसेस एक साल में हो जाते हैं तो हमारे यहाँ हाइप बहुत क्रिएट हुई हिंदुस्तान में पर्टिकुलर। वो 2-4 में लग गई आग, तो वो आग लगने के बाद दैट इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में लिखा गया वो। आज आपने पिछले 3 साल में कोई टू व्हीलर में आग नहीं लगी। ऐसे बाई द टू व्हीलर का बना नहीं रहे, आप नहीं बना रहे, बट मैं आई एम जस्ट नहीं, लेकिन ऐसा है सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं किया किसी ने, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ का ध्यान नहीं किया, गलती रह गई कि टेस्ट नहीं किया। तो इसलिए मेरा हमेशा ये एक मैसेज रहता है कि भाई साहब, आप इक्विपमेंट जो मर्जी बनाइए, जो मर्जी बेचिए, जो मर्जी करिए, उसकी टेस्टिंग जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वो होनी जरूरी। बट डोंट यू थिंक सर बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे अभी जैसे बिकॉज
जब हम बाईसाइकिल की भी बात करते हैं, जब 1970s इंडिया वाज एस्पायरिंग, है ना, पार्टीशन को अभी 20 साल हुए हैं ना, इंडिया वाज एस्पायरिंग एट दैट टाइम, 15-20 साल हुए हैं, तो साइकिल वाज अ बिग थिंग, तभी ये हीरो एंड एवॉन सब बने, आपने चलो साइकिल कॉम्पोनेंट किया, बट आपको अभी भी नहीं लगता सर कि इंडिया में भी टू व्हीलर जो ईवी टू व्हीलर है जैसे मोबिलिटी का, तो डोंट यू थिंक सर ईस्टमैन के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, ई ई जो साइकिल, ई पहले ई साइकिल की बात ई करें, साइकिल की करें तो ई साइकिल में आने वाले समय में अगर आप चाइना में जाएं, कभी मौका मिले, हाँ जी, चाइना में बाइसिकल और ईवी साइकिल, ई साइकिल, दे आर द मोस्ट या करेक्ट करेक्ट है, प्रोमिनेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट करेक्ट 100%। लेकिन यहाँ पर भाई साहब ई बाइक बनाया बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है कि ई ई ई साइकिल जो है उतना चला नहीं जितना असेसमेंट थी। बट ई स्कूटर तो चल रहा है। हाँ, ई स्कूटर चल रहा है, लेकिन ई ई साइकिल नहीं चल रहा। ओके, कारण उसका क्या है? कारण उसका ये है कि आपकी कीमत 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक उसकी सेल प्राइस है। ओके, यस करेक्ट। वो जो 20 से 30,000 रुपए तक सेल प्राइस है, वो लोगों को इतना मजा नहीं आता। वो फिर क्या करता है, पुराना मोटरसाइकिल खरीद लेता, ये वही बेटर है, सेकंड हैंड ले लेते हैं, कोई सेकंड हैंड ले लेता, उतना ही मिल जाता वो भी थोड़ा वो बहुत। भी 18,000 में, 20,000 में, या 25,000 में। उसका ग्रेट उसका डेटा जरा पॉइंट। उसकी जो यंग मैन को उसकी थ्रिल जो है या वो ई साइकिल में नहीं आती। ये अच्छा, ई साइकिल फिर बुजुर्ग के लिए लगा लो जी, वो मार्केट लगा लो, वो वाला भी जरा चला नहीं। पीपल हैव पुट अप देयर प्लांट्स, लेकिन ई साइकिल की मूवमेंट मेरे को हिंदुस्तान में नहीं है। कम आ रही है। चाइना में बड़ा ही पड़ा। बट आप बैटरीज नहीं प्लान करे इसे ई स्कूटर्स की, आप ऑलरेडी मोबिलिटी की करे, ईस्टमैन का फोकस नहीं कि वहाँ नहीं जाना। हमारा फोकस है कि हमने ई मोबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, सोलर की तरफ ध्यान देना है, चार्जर की तरफ ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ध्यान देना है। ये हमारे फोकस एरियाज ओके। और ये एक ही तरफ जाते हैं सारी चीजें। तो ये मोटरसाइकिल स्कूटर बनाना या मोटरसाइकिल बनाना, ये हमने समझाया कि ये जो कामयाब होंगे आने वाले टाइम में, टीवीएस, राजीव बजाज या ये अपना बजाज ऑटो, ये हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, ये एक्चुअली इन लोगों का खेल है। नहीं, बट मैं ये बात करना चाहता हूँ सर एक सेकंड, बिकॉज लॉट ऑफ यंग ऑडियंस आल्सो सीज, ठीक है सर, स्टार्टअप कल्चर बन रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजी इज ग्रेट, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बने, बट डू यू फर्मली फील कि इन लेगेसी बिजनेस, व्हेन आई से लेगेसी बिजनेसेस, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑल दैट, डू यू थिंक दैट यही रूल करेंगे बजाज, टीवीएस एंड हीरोज ऑफ ये इंडिया? रूल करेंगे क्योंकि इनका कारण क्या है? एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। उसके अलावा क्या कारण लगता है? एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस के अलावा दे हैव बिल्ट देयर नेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, over a time journey of 50 years. So आपको लगता है कि ट्रस्ट इज देयर? ट्रस्ट, टू मच ट्रस्ट। आज बजाज ऑटो जो मोटरसाइकिल बना रहा है, आप मैं और मिलकर के, सेम सप्लायर, सेम कंपोनेंट, सेम असेंबली प्लांट, ये फलाना ढकमका, अगर सेम बना ले काम चलेगा नहीं। लोकेशनल एडवांटेज है। बट सर मैं हम लोग सुनिए, हाँ ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी पड़ता है। मान लीजिए एक बंदा टीवीएस में बैठा, टीवीएस इज साउथ, ठीक है जी, ये वेस्ट में बैठा है बजाज ऑटो, ये हीरो मोटर कॉर्पोरेशन नॉर्थ में बैठा, दे आर एबल टू कवर द एंटायर कंट्री एंड देयर एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स इज गोइंग टू हेल्प देम। मैं देख रहा हूँ जितने छोटे यूनिट्स पिछले मशरूमिंग हुई थी पहले 2-4 साल में, खत्म हो गई, यू आर राइट, कंसोलिडेशन हुई बहुत। आई डोंट सी देम ग्रोइंग, बट टू एस्टैब्लिश ए डीलर नेटवर्क, आप अंदाजा लगाइए टीवीएस का कितना डीलर नेटवर्क है हिंदुस्तान में, बजाज ऑटो का कितना डीलर वर्क है। ये डीलर होना और वही माल बिक जाना, उसके लिए एडिशनल प्रोडक्ट हो गई। दैट इज अ बिग एडवांटेज वेरी बिग, ऑटो बिजनेस में तो बहुत बड़ा वेरी बिग। बट अच्छा सर, ठीक है, दिस इज वन पार्ट, आई विल कम टू दिस, मैं आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। टू व्हीलर पे कब आए सर हम लोग, मतलब व्हेन दिस दैट आइडिया केम, वी वर रीडिंग, ने रिसर्च किया, यू गाइस वर द ईस्टमैन ग्रुप वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू यूरोप। ये कब आया सर टू व्हीलर, मतलब साइकिल कंपोनेंट वन बिजनेस, हैंड टूल, फिर चलो हम ई मोबिलिटी, बैटरीज एंड ऑल दैट, तो व्हेन दिस आइडिया ये कैसे बन गया, ये भी एग्जिस्टिंग मार्केट बना? इसमें हुआ यूं कि हम जो चाइना से माल बेचते थे लैटिन अमेरिका में, उसके साथ हमने बाइसिकल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हिंदुस्तान में। हमने हिंदुस्तान में शुरू कर दिए
बिकॉज इफ आई एम बाइंग वन कंपोनेंट फॉर से 50 कंटेनर ए ईयर, उसमें 50 कंटेनर मैंने हिंदुस्तान के लिए भी खरीद लिए, 100 हो गए, 100 हो गए, मेरी प्राइस बाइंग प्राइस सस्ती हो गई। लेकिन हुआ यहाँ क्या, यहाँ जब हमने खरीदा, हमने माल बेचना शुरू किया तो हमारा माल बिकना बंद हो गया। क्यों? other people who were competing with us, they were smart ones, they could circumvent with the laws of the land, which is not possible in my case. We suspended that business. Suspended मतलब हमने कर दिया कि यार कल से काम बंद कर देंगे, हमने वो हिंदुस्तान में मंगाना बंद कर दिया। अब हमने वहां से ये देखा कि यार बात यह है कि हमारा ये बिजनेस हो गया कम, क्या ये मुमकिन है कि हम चाइना से कंपोनेंट लें, हिंदुस्तान से कंपोनेंट लें, उसका एक बाइसिकल असेंबल कंप्लीट करें, बाइसिकल बनाए लुधियाना में, उसको असेंबल करें। यूरोप के कस्टमर या तो हमारे को जानते हैं, पुराने जानते हैं, या हम उनको जना लेंगे। वो वैल्यू तो बनी हुई है, वैल्यू चेन है ऑलरेडी। मेरा मतलब उसमें क्या था कि हमारा उसमें ये था कि जो साइकी है कस्टमर की, अगर मैं कस्टमर की साइकी जानता हूँ, साइकी क्या है उनकी साइकी ये है कि जो आप हिंदुस्तान में साइकिल 3,000 रुपए का, 2,000 रुपए का खरीद रहे हो या 1,500 रुपए का खरीद रहे हो, वो 4500 रुपए का खरीद रहा है मेरे से। उसकी एक्सपेक्टेशंस अबाउट द क्वालिटी, उसका मान लीजिए जो ग्रिप्स है या उसके जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स, उसमें कंटेंट वो होना चाहिए जो कि अगर कोई बच्चा कोई अगर उसको खाना शुरू कर दे तो इंजरी नहीं होती। यह कौन देखता है हिंदुस्तान? इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी सो हाई दैट मैनी पीपल, अब मान लीजिए हिंदुस्तान में अगर 100 बंदा हिंदुस्तान में माल बेचता है, इंक्लूडिंग आई मीन द टॉप गाइज, 4-5 जो हमारे A1 हीरो, वो लोग हिंदुस्तान में उनके अलावा 100 बंदा और है। लेकिन यूरोप की एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हम 4 प्लेयर हैं। कौन कौन है सर? हीरो साइकिल है, हीरो इकोटेक है, A1 साइकिल है, और मैं हूँ ईस्टमैन, ईस्टमैन जो यूरोप को सेल कर रहा है। यूरोप को सेल कर रहा है। वी आर 4 प्लेयर्स इन इंडिया, मतलब फ्रॉम इंडिया टू एक्सपोर्ट टू यूरोप। अच्छा, तो मतलब उन्होंने अप्रूव ही सिर्फ 4 बंदे किए हुए हैं? 4 बंदे नहीं, 4 बंदों ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। करेक्ट, ओके। वहां पर आपकी कंसाइनमेंट वापस आ सकती है विद ड्यूटीज, विद एवरीथिंग, विद प्रॉफिट। तो यूरोप में जो साइकिल चल रहे हैं, जो बच्चों की साइकिल्स वगैरह, बच्चों के और थोड़े से बड़े एडल्ट के, तो दैट इज, उस पे कितना मार्केट शेयर है सर ईस्टमैन का? ईस्टमैन का मार्केट शेयर होगा पिछले साल में 28%। इंटायर यूरोप वी टॉकिंग अबाउट? इंटायर यूरोप में जो 4 हम प्लेयर्स हैं, हाँ, इनका सारा 100% हाँ, में से 28% हमारा शेयर है। एंड यूरोप खुद नहीं कुछ बनाता वहाँ पे? यूरोप वाले ये साइकिल नहीं बनाते, ये वाला साइकिल नहीं बनाते। यूरोप बनाएंगे वो साइकिल जो 100, 150, 200, $500 का होगा। हम बना रहे हैं वो साइकिल जो $50 से $100 का है। सो $50 to $100 की रेंज में जो एंट्री मॉडल है, एंट्री वो मॉडल हम बना रहे हैं उनको। ठीक, किस नाम से सर? ईस्टमैन के नाम से? नो, उनके प्राइवेट लेबल। अच्छा, उनके प्राइवेट लेबल से, उनके एस्टैब्लिश्ड हाउस के। सो मतलब चांसेस आर कि नेक्स्ट टाइम हम यूरोप जाएं तो वहाँ पे मतलब जो साइकिल देखें तो चांसेस आर कि नहीं, वो हमारा ब्रांड नहीं होगा, बट चांसेस आर कि लुधियाना से बना हुआ है। हम आपको बता देंगे कि हम वहाँ पर यूरोप में वी आर सेलिंग टू, नॉट यूरोप, वी आर सेलिंग टू Germany, we are selling to England, we are selling to Denmark, to Benelux countries, Netherlands and Belgium and all these, etc. ये सब 8-9 कंट्रीज हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, वहाँ माल बेचते हैं। एक जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी है वो पोलैंड में जाता है, वो थोड़ा बहुत हम वहाँ भी जाते हैं। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर एक मेरा बड़ा क्यूरियस हूँ, एंड आई कम टू पंजाब, आई कम टू इंडिया, विकसित भारत की करेंगे बात, बट 1996 एंड 2001 यू गॉट अ प्रेसिडेंट अवार्ड एंड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, और वी वर, आई थिंक आपकी टीम से भी हम बात कर रहे थे कि 1996 द अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट, 1996 वो सिर्फ आई थिंक 20 लोगों को मिला है। व्हाट वाज दैट सर? थोड़ा सारे हिंदुस्तान में 20 लोगों को मिला है। उसकी एक फॉर्मेट है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको भरना पड़ता है। उसमें आपको ये बताना पड़ता है क्या खूबी है, आपने क्या ऐसा मार्का मारा, ऐसा तीर छोड़ा कि आपको मिलना चाहिए।
उसमें खतोखताबत होती है, आदान प्रदान होता है चिट्ठियों का, मैंने क्या किया, क्या सुना, क्या देखा। तो उसमें एक तो हमारा अचीवमेंट था 1988 जो ग्रांट मिली हम, दूसरी उसमें अचीवमेंट 1.3 करोड़ की जी, वो जो 1.7 1.77 और दूसरा क्या था उसमें, दूसरा ये था कि भाई साहब ये जो आपका जो अफ्रीका में जो आपने माल भेजा, इसको कैसे शुरू किया, क्या हुआ, लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, आपने कैसे पहुंचे वहां क्या पे, किया, कैसे पहुंचे, तो ये आपको सारी कथा सुनानी पड़ती है। एंड दैट कथा इज अगेन ए स्टीयरिंग कमेटी लुक्स इनटू इट and only then you get the award. Only 20 people I think, 20 लोग ही 20 people are getting the award. कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? बहुत सारे बंदों ने अप्लाई किया होगा और वहाँ पर वो जो कमेटी है उनकी गहराई से नाप तोल करती है, प्रेसिडेंट कहीं किसी बंदे को ऐसे को ना मिल जाए, फिर उसका विजिलेंस इंक्वायरी होता है ये बंदा क्या है, उसके बाद वो एंड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2001 वो किस चीज के बारे में था? उसमें वो भी वही 20 हाँ वो अच्छा ओके। उसमें पूछिए हमारे साथ कौन कौन थे, हमारे साथ थे नारायण मूर्ति, हमारे साथ थे ये बाबूजी अपने वर्धमान वाले श्रीपाल ओसवाल, एसपी ओसवाल जी। हाँ, उस 20 में से ये 2 हैं जिनका नाम मेरे को ऑल इंडिया वी टॉक, ऑल इंडिया पंजाब से मतलब 2 ही लोग होंगे फिर एसपी ओसवाल जी मस्ट हैव गॉट इट, शायद एक आधा और था। ओके 2001 प्राइम मिनिस्टर, 2001 प्राइम मिनिस्टर वाला एक आधा और था। लेकिन इसकी स्क्रूटनी जो है वो काफी गहराई में नाप तोल करते हैं ताकि किसी गलत बंदे को ना दिया जाए, कोई आकर के शिकायत ना करे, कोई आरटीआई ना डाल दे, पता नहीं आरटीआई का कानून समझ था कि नहीं, लेकिन कोई शिकायत वगैरह ना कर दे, विजिलेंस आपके पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी जाएगी कि जी भाई साहब इनके नाम में कोई केस तो नहीं है, या डीजीएफटी को चिट्ठी जाएगी इन्होंने कोई बाहर के कस्टमर को कोई डिसरेस्पेक्ट तो नहीं किया, कोई बाहर के किसी कस्टमर ने इनके बारे में शिकायत तो नहीं लगाई, क्योंकि डीजीएफटी इज द प्लेस। सर असी we spoke in detail about the Eastman Group, all the separate businesses. मैं ना सर एक चीज़ I want to, जितने भी यंग लोग देख रहे हैं ना, मेरी कोशिश हमेशा होती है सर, you'll be you're very young at 80 now, another 2 years you'll be turning 80. मेरी ना सर हमेशा कोशिश, जितने भी हमने पॉडकास्ट, आपने शुरू में बोला रजनी बेक्टर मैम लेके आए, ओंकार पावा जी, ऑल दीज पीपल, मेरी सर हमेशा फोकस होती है कि जिन्होंने 50-60 साल कोर से बिजनेसेस बिल्ड किया है ना, उनका स्टोरी और उनके जो फंडामेंटल मैसेजेस है ना वो पहुंचे यूथ तक। बिकॉज मुझे लगता है सर आज जो स्टार्टअप्स वगैरह जो बन रहे हैं, जो आप लोगों ने, तो जैसे आपने बताया ना 1970 में 1400 रुपये का प्रॉफिट हो गया, द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस शुड बी लर्नड। मेरे सर 2-3 टॉपिक्स हैं विच आई वांट टू टच बेस। आजकल सर यू वर फर्स्ट जनरेशन एज अ फाउंडर, यू स्टार्टेड ईस्टमैन ग्रुप। आजकल सर हम आज भी देखते हैं सर 2 भाई लड़ रहे हैं आपस में, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फैमिली बिजनेसेस डिस्प्यूट हो रहे हैं। आपने बात की 96 में फैमिली बिजनेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सर, मतलब इतने साल एक जनरेशन बिल्ड करता है, इतने साल, और सेकंड जनरेशन डिस्प्यूट हुआ, ख़त्म हो गया। बहुत अनलाइक है सर, जैसे आपने तो 96 में बोला अपने नेफ्यूज़ को, बच्चों को, कि यार चलो आप इंडिपेंडेंट हो, एम्पावर हो, बट सर आपका क्या मैसेज है सर कि जो इतने बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आउट ऑफ डिस्प्यूट, पब्लिक डिस्प्यूट्स बन जाते हैं? मैं आपका वो टेक लेना चाहता हूँ सर थोड़ा सा उस पर। देखिए बात ये है कि ये सारा खेल है एटीट्यूड और ईगो का। डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट में इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो एंट्री कर जाते हैं, मैं थर्ड पर्सन ऐसे ही, आउट ऑफ तमाशा, आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, आउट ऑफ जस्ट सेइंग कि मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, सहानुभूति है मेरी। एक्चुअली सहानुभूति है या नहीं उसके ऊपर तो कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल है। ये एक्चुअली 2 बंदे लड़ना नहीं चाह रहे, उनको इर्द गिर्द के लोग लड़ा लेते हैं। आपको लगता है सर कि ऑलवेज द थर्ड पर्सन जो लड़ाई डालता है? ऑलवेज इन माय ओपिनियन देयर आर थर्ड पार्टीज हु जस्ट एंटर इनटू द डिस्कशन, और उसको भी बोलते हैं और दूसरे बंदे को भी बोलते हैं, दोनों के मित्र। इसलिए मेरी हर एक बंदे को सलाह है कि भाई साहब आप आपस में एक बंद कमरे में बैठिए। अब बंद कमरे में बैठ के ये जो पार्टीशन है, ये मान लीजिए 3 भाई है या 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या 2 भाई हैं, ये 20x5 नहीं किया जा सकता, 25x4 नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि किसी को 25 पैसे आए और दूसरे को 25 पैसे ही आए,
किसी को हो सकता है 23 आ जाए, किसी को हो सकता है 27 आ जाए। ये एक्रीमनी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिस एट टाइम लीड्स टू लिटिगेशन। इसलिए जिस बंदे को जो पैसे कम भी मिल गए उसको उसमें शांत रहना चाहिए और अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर। बट कौन रहता है सर आज के टाइम पे शांत, मतलब आज के टाइम रियल ब्रदर्स डूइंग, मैं आपको बताता हूँ, नॉट ओनली इन लुधियाना एंड पंजाब बट अक्रॉस इंडिया वी सी इतने नहीं बड़े नहीं, disputes. we see public cases, we see in Bharat Forge, in Singhanias, Yeah. we see so many. इसमें तकलीफ एक ही है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनकी आपकी जर्नी से को खास ज्यादा लंबा चौड़ा प्यार नहीं है, वो आपको समझाने आ जाते हैं, आपको एडवाइजर बन जाते हैं, आपको कहते हैं ऐसे करो, आपको कहते हैं ऐसे करो, ये उसका आर्गूमेंट ये दो, उसका आर्गूमेंट ये दो। सारे लोग वैलिड हैं, लेकिन जो बंदा डिस्प्यूट में खड़ा है उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, उसको चाहे कम पैसे मिले, उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर कम पैसे मिले हैं तो वाहे गुरु साहब ऊपर बैठे हैं, वो मेरी मदद कर देंगे। एक बात बड़ी क्लियर है, You believe in that, sir? फुल्ली 100%। जो बंदा 0 से स्टार्ट होकर के 100 के ऊपर पहुंचा है वो अकेला नहीं पहुंच सकता। उसके ऊपर ऊपर वाले का ध्यान है, ऊपर वाले की मजाल की वजह से ही वो यहाँ तक पहुंचा है। तो भैया आपको अगर 4 पैसे कम मिले हैं तो ऊपर वाला पूरा कर देगा। बट सर जैसे डू यू थिंक, जैसे मैं वो आपकी कॉफ़ी बुक टेबल भी देख रहा था, लाला जी जो हम बोलते हैं, ब्रिज मोहन मुंजाल जी हैज स्पोकन सो हाईली अबाउट यू, बट डू यू आल्सो थिंक सर लाइक हाउ ही हैंडल्ड द पार्टीशन, it is phenomenal. Hero Group is that is what Hero Group is a case study when it comes to Hero Group is a case study. Yeah. And not only Hero Group, there are many case studies in Ludhiana. मतलब ने पंजाब में तो एक है, लेकिन ऐसा ही मॉडल होना चाहिए। ऐसे ही मॉडल है, how he sort of partitioned everything. He partitioned everybody. Almost there are 30 adults in the family who were to intervene. अगर वो 30 adults intervene करने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम उसकी घरवाली तो तैयार है लड़ने के लिए। हमने सुना है सर कि उस टाइम पे लाला जी वो यूज्ड टू बुक जैसे फ्लोर बुक किया कोई होटल रूम का, और वहाँ बैठ के डिस्कशंस होती थी यार। दैट डिस्कशन वाज टू हमेशा रिमेन इन दैट रूम ओनली, बाहर नहीं जा सकती डिस्कशन। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ये थी उनकी स्किल जो थी, उनकी जो स्किल थी ब्रिजमोहन जी की स्किल बहुत अच्छी थी। अच्छा, वो उनके 4 लड़के थे, एक तो अब नहीं रहा ना, एक तो अब नहीं, उस समय चला गया था, पहले जो 91 में चला गया था। लेकिन उनकी जो स्किल, उनका जो इन्फ्लुएंस, उनकी जो बातचीत में दम, लोग परिवार वाले मानते थे, क्योंकि वो एक उसको मान लीजिए हीरो मोटो कॉर्पोरेशन खड़े करने वाला वो एक पिलर था, एंड दैट वाज द ओनली ग्रेट कंपनी व्हिच वाज डूइंग ग्रेट एट दैट पॉइंट इन टाइम, लिस्टेड कंपनी। बाकी सब प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उन्होंने जैसा किया, ये लोगों को नकल मारनी चाहिए। मैं वही, इट्स अ केस स्टडी टू बी फॉलोड बाय ईच फैमिली विद देयर। अगर किसी को समझ में ना आए तो उनके परिवार के किसी बंदे को बुला करके फैसला करा लेना चाहिए। सर हमने ये मेरा सोल्यूशन है, मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली। जो बंदा मान रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बाहुबली हूँ, मैं ये हूँ, मैं सबके पैसे ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उनको उनके परिवार में से एक किसी समझदार बंदे को बुलाना चाहिए कि वो उसकी सेटलमेंट करा दे। That's a very valid point. Yes. Jagdish Rai Singhal ji, founder Eastman Group, thank you for your service, sir. 5,000 plus लोग काम कर रहे हैं. The scale at which Eastman Group is today. Thank you for sharing your journey and inspiring so many youth across दुनिया में देखेंगे. Thank you, sir. Thank you for doing this with me.